गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुसाला में। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र का करेंट अफेयर जो पॉइंटर के रूप में है इसका अध्ययन करेंगे और इसमें 25 नवंबर 2021 तक का करेंट अफेयर का कवरेज किया गया है। ठीक है, यह किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी के कोई भी एग्जाम हो और बिहार एसआई है वो, चाहे 67 बीपीएससी हो और भी अन्य एग्जाम जो बिहार के होने वाले हैं, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें हम लोग संपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें राजनीतिक क्षेत्र देखेंगे तो इसमें फर्स्ट है 15 नवंबर 2021 को हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का कानून लागू होगा। तो ये 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। इसमें फोकस देश कौन रहा? तो ये अफगानिस्तान रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 8 नवंबर 2021 को खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के समक्ष खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो ये है कि भाई बहन के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर परिसर में जिनकी प्रतिमा एवं समाधि का अनावरण किया। ये कौन है? तो यह है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जिस सिद्धांत के प्रतिपादक थे वह कौन सा है? तो यह है अद्वैतवाद। ठीक है, विवादास्पद विवाह का अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को वापस लेने वाला राज्य कौन है? तो यह राजस्थान है। वह सरकारी विभाग जिसे केंद्र सरकार ने 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कारपोरेट इकाइयों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, तो ये आयुध निर्माणी बोर्ड है, OFB। ठीक है, आयुध निर्माणी बोर्ड। ठीक है, OFB से पृथक की गई 7 नई रक्षा कंपनियां हैं। तो ये हैं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, MIL, आर्म्ड व्हीकल लिमिटेड, ये AVANI है, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, AWE इंडिया इसका नाम है, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, TCL, यंत्र इंडिया लिमिटेड है, YIL, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, IOL, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, GIL। तो इन 7 कंपनियां को पृथक किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य सरकार किस राज्य के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये हरियाणा के द्वारा लगाया गया अक्टूबर 2021। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये चरणजीत सिंह चन्नी ने। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक के तहत स्थानीय निजी नौकरी में जितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण दिया गया वो कितना है? तो यह है 75%। ठीक है, कार्बी एंगलोंग जिला कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ठीक है, असम में है। कार्बी एंगलोंग समझौता संपन्न हुआ, तो ये कब हुआ है? 4 सितंबर 2021 को हुआ। और केंद्रीय किनके बीच हुआ ये देख लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी एंगलोंग स्वायत्त परिषद और 5 उग्रवादी समूहों के मध्य हुआ है। और इन 5 उग्रवादी समूहों के नाम देख लीजिए, तो ये 5 हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, PDC के, कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, KLNLF, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स, तो KPLT है, कुकी लिबरेशन फ्रंट, KLF। ठीक है, और एक है यूनाइटेड
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी UPLA। ठीक है, तो ये 5 उग्रवादी समूह हैं। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ लिया है? तो यह बसवराज बोम्मई के द्वारा लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक नया मंत्रालय, ये 6 जुलाई 2021 को गठित किया गया है। ये कौन सा मंत्रालय? यह है सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार किसके द्वारा किसे सौंपा गया है? तो ये अमित शाह के को सौंपा गया है। ये कैबिनेट मंत्री हैं, आपको पता ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो ये 2012 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक संकल्प के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा, विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये 6 जुलाई 2021 के समय। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी बने हैं। वे 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं के आम निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। तो यह है असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल तथा पुडुचेरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। असम के 126 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आम चुनाव संपन्न हुए। तो ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था, 27 मार्च से 6 अप्रैल 2021। असम विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इनको 60 सीटें मिली। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हेमंत बिस्व शर्मा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तमिलनाडु के 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ। तमिलनाडु विधानसभा 2021 के घोषित परिणामों के अनुसार 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात सत्ता में वापसी हुई। तो किनका हुआ है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की वापसी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु विधानसभा 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाले हैं DMK 133 सीटें। ठीक है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में MK स्टालिन ने शपथ लिया है। पश्चिम बंगाल में 292 सीट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव संपन्न हुआ था। कुल ऐसे 294 सीट है विधानसभा, लेकिन 2 सीटों हेतु चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था और 292 विधानसभा सीटों पे किया गया था। तो इसका आम चुनाव 8 चरणों में हुआ था और ये 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 के बीच हुआ था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार सर्वाधिक सीटें किसने जीता? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 213 सीटें और 47.94% इनको मत मिला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1962 के बाद से यह प्रथम अवसर है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। किसका? तो वामपंथी दलों का नेतृत्व नहीं है। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने शपथ लिया। ये 5 मई 2021 को ली। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के 34 वर्षों के शासन की समाप्ति के पश्चात ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये वर्ष 2011 में बनी थी। केरल देखते हैं। अब केरल में 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ था और ये चुनाव 6 अप्रैल 2021 को हुआ था। इस चुनाव के परिणामों के अनुसार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई है। तो ये वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF की वापसी हुई। इसमें LDF द्वारा जीती गई कुल सीटें कितनी थी? 99 सीटें थी। केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करी है। वो मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। पुडुचेरी का देख लेते हैं। तो पुडुचेरी के 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आम चुनाव संपन्न हुआ था 6 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय NR कांग्रेस के संस्थापक जिन्होंने चौथे कार्यकाल हेतु पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ये कौन है? N रंगासामी। सर्वाधिक सीटें पुडुचेरी विधानसभा में किसने जीता?
10 सर्वाधिक सीटें जीतने वाले अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस हैं। ठीक है। आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस के जम्मू एवं कश्मीर कैडर का अगमय एजीएमयूटी है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर से विलय करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियम है। तो ये अधिनियम कौन सा है? जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, ये 25 फरवरी 2021 को स्वीकृत हुआ। मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्य प्रणाली को कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? यह बिहार बन गया है। बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन होंगे? तो ये राजगीर और बोधगया। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कलका मेल का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका नाम है नेताजी एक्सप्रेस। अब देखते हैं नेक्स्ट 25 से 28 दिसंबर है। 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यात्रा पर रहे। कहाँ के? दीव की यात्रा पे। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित आईएनएस खुखरी स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह है दीव में। ठीक है। अब देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। ये गुवाहाटी असम में रखी गई। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96 जयंती थी। इनके अवसर पर 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह शिमला में किया गया। ठीक है। जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद का चुनाव कराया गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? यह 280 है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें किसने जीता? तो यह भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 75 सीटें। हाल ही में स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित मामलों में सबसे आगे पाए गए हैं तो ये आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश पाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को क्या घोषित किया गया? तो इसे स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नए संसद भवन की भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया? 10 दिसंबर 2020 को किया। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है तो किसके अंतर्गत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। नए संसद भवन में लोकसभा के सदस्यों के बैठने की जो क्षमता होगी वो 888 होगी और नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों के बैठने की जो क्षमता होगी 384 होगी। नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना कब तक है? तो यह वर्ष 2022 तक है। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे ऐसा होगा। ठीक है, 2022 में। अब नेक्स्ट आते हैं नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसियों द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्फा आई के किस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया है? तो यह है एसएस कर्नल दृष्टि राजखोवा ने अपने 4 साथियों के साथ किया है आत्मसमर्पण। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कब 3 चरणों में आयोजित किए गए? इसका डेट देख लीजिए, क्रमशः 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में इस ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए। तो ये कौन सा ऐप है? सी विजिल ऐप। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा करी गई थी। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया किसने?
तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एनडीए ने बहुमत प्राप्त करा था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए की प्राप्त सीटें कितनी थी? 125 थी। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं विधानसभा की। इसमें सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीट विधानसभा सीटों की कितनी संख्या है? यह 122 सीट है। बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट पाने वाला राजनीतिक दल है महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल, जिसे 75 सीटें मिला था। एनडीए का वह घटक जिसने बिहार विधानसभा चुनावों में दूसरे क्रम पर सर्वाधिक सीटें प्राप्त करी थी, ये था भारतीय जनता पार्टी, 74 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए मतों का प्रतिशत कितना रहा? तो यह 57.05% हुआ है। ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करने वाला दल कौन है? राष्ट्रीय जनता दल। कितना परसेंट पाया? 23.11%। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कितनी सीटें पे जीत हुई? 19 सीटें पाया। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ लिया? यह नीतीश कुमार ने लिया। कब? 16 नवंबर 2021 को शपथ लिया। ध्यान रखिएगा, ये 21 मिसप्रिंट है, 2020 हो जाएगा ना, 16 नवंबर 2020 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब योजना और परियोजना दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैट्स को पुनर्बहाल किया। ये 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए बहाल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के दौरान सहकारिता के लिए डेयरी सहकार योजना का शुभ आरंभ कहाँ किया है? तो यह आनंद, गुजरात में किया है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को सुदृढ़ करने संबंधी देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, तो यह है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। क्या है नाम इसका? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभ आरंभ कहाँ किया? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से किया गया, 25 अक्टूबर 2021। ठीक है, डेट। PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्थापित किए जाने वाले संस्थानों में क्या शामिल है? तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन वेल्थ, और दूसरा है चार नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के निर्माण में निवेश की जाने वाली राशि कितनी है? तो यह है 64,000 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेला सुरंग के अंतिम चरण के निर्माण का कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा शुभारंभ किया। ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम कामेंग जिला में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे उद्घाटन हुआ है 14 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है उसका क्या नाम है? PM गति शक्ति। ये 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। PM गति शक्ति में जिन 6 स्तंभ पर आधारित है वो देख लीजिए। व्यापकता, प्राथमिकता, अधिकतम उपयोग, सामंजस्यकरण, विश्लेषणात्मक और गतिशीलता, ये सभी है। अब नेक्स्ट आते हैं, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन, निगरानी आदि हेतु एक मंत्री स्तरीय प्रणाली डिजाइन करी गई है। इसमें शामिल है, तो इसमें सचिवों का एक अधिकार पर प्राप्त समूह शामिल है, नेटवर्क योजना समूह और तकनीकी सहायता इकाई इसमें शामिल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। PM गति शक्ति
राष्ट्रीय मास्टर प्लान के विकास एवं कार्यान्वयन की निगरानी हेतु गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 20 है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष कौन है? तो ये कैबिनेट सचिव। इस पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत निवेश की जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो ये 100 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत दूर संचार क्षेत्र में वर्ष 2024-25 तक बिछाए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई कितना है? तो यह है 35 लाख किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को 2024-25 तक 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर कितना करा जाएगा? तो ये 225 गीगावाट किया जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में वर्ष 2024 से 45 तक जोड़ी जाने वाली ट्रक पाइपलाइन की लंबाई होगी ये 17,000 किलोमीटर होगी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत सभी राज्यों को ट्रक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है यह 2027 तक। पीएम गति शक्ति योजना में शामिल मंत्रालयों की कुल संख्या 16 है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर अच्छे परिणाम देने वाले स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जारी रखने की मंजूरी दी है। कब तक? तो ये 2025 से 26 तक। SBMU की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत को जारी रखने की अनुमति प्रदान की है। तो यह 2025 से 26 तक। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय कितना है? तो 2,77,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट आते हैं नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो ये जून 2015 में किया गया था। देश के युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की संयुक्त पहल का क्या नाम है? तो इसका नाम है डीजी सक्षम। ठीक है, डीजी सक्षम। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए जिन 2 मिशन को शुभारंभ करा गया। इस मिशन का नाम है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0। अब देख लीजिए, इसमें देखते हैं SBMU 2.0 के तहत सभी सार्वजनिक नगरों के न्यूनतम इस श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है। तो ये किस श्रेणी के अंतर? ODA प्लस। ठीक है, इसी के तहत 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरों को इस श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है। तो ये ODA प्लस के तहत। ठीक है, एक है ODA प्लस, एक है ODA प्लस। अब अमृत 2.0 के तहत कितने नगरों या शहरों को जल सुरक्षित बनाना है प्रस्तावित है? यह लगभग 4700। अमृत 2.0 अभियान के तहत कितने शहरी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? यह 2.68 करोड़ लोगों को, घरों को, ठीक है, परिवारों को दिया जाएगा। पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना कौन सा है? ये 20 सितंबर 2021 से लागू हुआ। यह है कौन सा? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना क्रियान्वयन अवधि 2021-22 से 2025-26 तक इसकी अवधि है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तत्वाधान में प्रारंभ की गई योजना है। ये 17 सितंबर 2021 को प्रारंभ करी गई है। कौन सी योजना है? रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना के तहत जिन 4 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा वो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर को दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे
18 अगस्त 2021 को प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम ताड़ मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान प्रदान केंद्रित किया गया है किस पे? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था, तो यह 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभ आरंभ किया, तो यह 10 अगस्त 2021 को किया है और ये कहाँ? महोबा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये 10 अगस्त 2021 को। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च ई रूपी है। यह एक डिजिटल भुगतान समाधान है। ई रूपी का विकास किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने। 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशन जिनके लॉन्च होने की 6वीं वर्षगांठ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मनाया गया। कब मनाया गया? 25 जून 2021 को मनाया गया। ये कौन सी हैं? पहला है स्मार्ट सिटीज मिशन, दूसरा कौन सा है? अमृत, और तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, अब भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आयोजित प्रतियोगिता जिसके परिणाम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, तो ये कौन सा है? यह है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020। इसके तहत क्या हुआ? ISAC 2020 के तहत घोषित सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता कौन रहे हैं? इंदौर और सूरत। ठीक है, इंदौर प्लस और सूरत को मिला है। इसी के तहत ISAC 2020 के तहत घोषित राज्य अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश को, और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ISAC 2020 के तहत घोषित केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड किसको दिया गया? तो इसका विजेता चंडीगढ़ रहा। ISAC 2020 के तहत घोषित स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के शीर्ष विजेता कौन है? 3। यह है अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, तो यह है सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम, पिंपरी चिंचवाड़ तथा वडोदरा। ठीक है, 9 लोगों को दिया गया, 9 राज्यों शहरों को दिया गया है, मतलब शहर को दिया गया है जो जिन्होंने 4 स्टार रेटिंग प्रदान की है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च योजना का क्या नाम है? ये 29 मई 2021 को किया गया लॉन्च। युवा प्रधानमंत्री योजना इसका नाम है। ठीक है, युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। युवा योजना के संदर्भ में युवा का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, युवा योजना अंग है इंडिया @75 परियोजना का, ये अंग है जो आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है उसी का। खेतों में पराली जलाने से होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा इस मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ये 25 मई 2021 में। और ये कौन सा है? तो यह है कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, शुरू किया गया है। उच्च क्षमता के सौर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स में गीगावाट स्तरीय उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्पादन संबंध इंसेंटिव योजना कौन सी है? यह 7 अप्रैल 2021 को यह है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। ठीक है, इसका नाम है। नेक्स्ट आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये
प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब प्राप्त करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई 24 मार्च 2021 को। यह कहाँ से? वाराणसी में किया गया। ग्राम उजाला योजना के तहत उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। यह कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के द्वारा, ठीक है। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है। यह कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा वित्त पोषित है। ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा वो क्षेत्र कौन है? तो यह है आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और फिर पश्चिम गुजरात के गांव हैं। नेक्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा रतले जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिस संयुक्त उद्यम कंपनी के निगमन को मंजूरी दी गई वह है, ये कौन सा है? रतले जल विद्युत ऊर्जा निगम। रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? यह समर अभियान शुरू किया है। समर का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन इसका फुल फॉर्म है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा अपने अपशिष्ट से संपत्ति मिशन के तहत लॉन्च किया गया। तो ये इसका नाम है स्वच्छता सारथी फेलोशिप को लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये किसका भाग है? तो ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का भाग है और ये कब शुरू किया गया? 7 फरवरी 2021 को। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी निकास परिषद एवं ONGC के मध्य हुआ। तो इन तीनों के मध्य हुआ है कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी निकास परिषद लेह और ONGC के द्वारा। गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने हेतु एक गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। यह 3 फरवरी 2021 को। गोवर्धन योजना का पूर्ण नाम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन इसका नाम है। क्या नाम है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, गोबर योजना। नेक्स्ट आते हैं भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह है स्टार्स परियोजना। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय के स्टार परियोजना का पुनः रूप क्या है? तो इसका नाम इसका स्टार्स है। ये इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार हेतु स्टार्स परियोजना क्रियान्वित की जाएगी। यह कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। भारत ने स्टार्स परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग के लिए समझौता किया। हस्ताक्षर किसके साथ? विश्व बैंक के साथ किया है समझौता। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किसने करा है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। और पंख का पूर्ण रूप क्या है? P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से जो है न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से हेल्थ। तो इसका पूर्ण नाम है। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक कौन है? अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना, ये 2, ठीक है। 2 नई रेल प्रौद्योगिका जिनकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई। तो ये कौन सा है? मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, ठीक है। 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर के लगभग 717 जिलों में इस योजना के तीसरे चरण का आरंभ किया गया। ये कौन सा है? प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना, ठीक है, PMKVY 3.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया गया। 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रस्तावित कुल लंबाई कितनी है? ये 1506 किलोमीटर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे का समर्पित माल वाहन गलियारा है। अब देखते हैं 7 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। तो ये न्यू अटेली हरियाणा, ठीक है, से न्यू किशनगंज राजस्थान तक किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, देश भर के दलित एवं वंचित बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से MI इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर इस नई शिक्षा पहल की घोषणा करी है। तो इसका क्या नाम है? शिक्षा हर हाथ। ठीक है, शिक्षा हर हाथ, हैज भी है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च अभियान कौन सा है? यह है कपिला। कपिला का पूर्ण नाम क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। हाल ही में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की शुरुआत किसने करी है? ये गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और ये 6 राज्यों में रखा गया है। कौन से राज्य हैं ये? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जो किससे संबंधित है? तो यह है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जनवरी में ये है। और ये केंद्र शासित प्रदेश कहाँ? लद्दाख में दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। यह सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर की जाएगी। 29 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस खंड का उद्घाटन किया। तो ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा खंड का। नेक्स्ट है, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर EDFC का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह प्रयागराज में। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया, मणिपुर में इन्होंने किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभ आरंभ किया गया 26 दिसंबर 2020 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह जम्मू कश्मीर है। सेहत योजना का पूर्ण नाम क्या है? तो सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक गलियारा नोड्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई 30 दिसंबर 2020 को। तो ये कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में और तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में मंजूरी प्रदान किया गया। 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र जिस देश की मदद से शुरू किया गया वह कौन सा देश है? फ्रांस है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। ये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISF कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां
उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया 20 दिसंबर 2020 को। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन कौन सा है? यह है बंगाल बेसिन। बंगाल बेसिन अवस्थित है अशोकनगर वन, उत्तर 24 परगना जिला जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये कच्छ में की जा रही है, गुजरात में। गुजरात के कच्छ में स्थापित किए जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता कितनी है? 30,000 मेगावाट है। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र का शिलान्यास करा है। तो इस संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये मांडवी, कच्छ, गुजरात में। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस पुल का क्या नाम है? इस पुल का नाम है कोइलवर पुल। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? तो यह सोन नदी पर स्थित है। 26 नवंबर 2020 को भारत के SDG सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया गया। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा इन्वेस्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इस निवेशक मानचित्रण में 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों के इतने क्षेत्रों को निवेश के अवसर के अनुकूल चिन्हित किया गया है। तो इसमें 18 निवेश अवसर क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये एक राष्ट्रीय पोर्टल एवं गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह, ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान कौन सा है? क्रमशः भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ का? जामनगर। और दूसरा है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई 15 अक्टूबर 2020 को। जोजिला टनल जोड़ेगी किसको? श्रीनगर को लेह के कारगिल से जोड़ेगी। इसकी लंबाई देखें जोजिला टनल की ये 14.15 किलोमीटर है। और जोजिला टनल का निर्माण किस पर किया जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं रिपोर्ट मसौदे ये सभी। 8 नवंबर 2021 को जारी तीसरी लीड्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष राज्य कौन पे है? तो ये शीर्ष राज्य है गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब। इस रैंकिंग में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयन राज्यों में शीर्ष राज्य कौन है? तो यह है जम्मू कश्मीर। लीड्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष केंद्रित शासित प्रदेश है दिल्ली। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 का विकास किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एवं अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा किया गया है। वह राज्य जिसने राज्य ऊर्जा दक्षता 2020 में सूचकांक है ये में प्रथम स्थान किसने प्राप्त करा है? ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में अग्रणी श्रेणी में शामिल 2 राज्य कौन है? ये है कर्नाटक और राजस्थान। स्वच्छता के मुद्दे पर देश के सभी नगर निगमों तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया ये स्वच्छ सर्वेक्षण का आरंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो 2 अक्टूबर 2019 को तक देश को खुले में स्वच्छ से मुक्त करना। 20 नवंबर 2021 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल शहरों या स्थानीय निकायों की संख्या कितनी है? तो यह है 4,320 शहर। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कारों की जिस नई श्रेणी की घोषणा करी गई है उसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदान किए जाने वाले प्रेरक दौड़ सम्मान के अंतर्गत पुरस्कारों की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां कौन कौन सी है। तो यह है दिव्य प्लैटिनम की होगी, अनुपम गोल्ड की, उज्जवल सिल्वर की और उदित जो है ब्रांज की, ब्रॉन्ज होता है ना, आरोही जो है एस्पायरिंग की होगी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में देखना है। तो प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले जो शहर हैं वो हैं इंदौर एमपी में, सूरत गुजरात और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। ठीक है। और इसी सर्वेक्षण के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में शामिल उत्तर प्रदेश के 2 शहर कौन सी हैं। ये लखनऊ है जो 12वां स्थान पाया है और गाजियाबाद 18वां स्थान पाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर किस स्थान पर रहा। तो ये 30वें स्थान पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है उसने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो यह 21वां स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक कौन सा स्थान पाया, 26वां स्थान पाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे कौन रहा। प्रथम पे नई दिल्ली, दूसरे स्थान पे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का और तीसरे स्थान पे तिरुपति आंध्र प्रदेश का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम की श्रेणी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान झारखंड राज्य ने पाया है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में 6ठे स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नगरों जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या है उसमें प्रथम और द्वितीय स्थान पे कौन है। तो यह है उत्तर प्रदेश के वाराणसी और बिहार का मुंगेर। ठीक है, मुंगेर है इसमें दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नगरों 1 लाख से कम जनसंख्या वालों में देखना है। तो इसमें प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का कन्नौज और दूसरे स्थान पे कौन है, बिजनौर। दूसरे स्थान पे उत्तर ही प्रदेश का है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत घोषित प्रेरक दौड़ सम्मान में दिव्य प्लैटिनम श्रेणी में वर्गीकृत 5 शहर कौन सी हैं। तो यह है इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई और तिरुपति हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को प्रतिवर्ष जारी किया जाता है तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के द्वारा। ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था, वर्ष 2019 में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 तृतीय संस्करण जारी किया गया तो ये कब, 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों, छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बड़े राज्यों में गुजरात को, छोटे राज्यों में गोवा को और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो जम्मू कश्मीर को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान प्राप्त है। भारत में अपराध नामक रिपोर्ट जारी की जाती है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा। भारत में अपराध 2020 नामक रिपोर्ट 68वां संस्करण जारी की गई। यह 14 सितंबर 2021 को। भारत में अपराध 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में वृद्धि दर्ज की गई है। यह 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में अपराध 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर वर्ष 2019 में 385.5 था जो वर्ष 2020 में बढ़कर कितना हो गया, ये 487.8 हो गया है।
भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराध के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये 8.3% की कमी। भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रति लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर क्या थी? तो ये 56.5 था। भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में कमी दर्ज की गई है। तो यह 13.2% की कमी दर्ज की गई है। भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में बच्चों की प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर कितना है? यह 28.9 है। भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में साइबर अपराधों के पंजीकृत मामलों में वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? तो 11.8 की वृद्धि, 11.8%, ठीक है, की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया गया है। और ये कब लॉन्च किया गया? 9 सितंबर 2021 को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को संचालित किया जाएगा। तो ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। वह फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की गई है। तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, NIRF। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के तहत जिन 4 श्रेणियों में संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई वो कौन सा है? समग्र है, फिर कॉलेज, और फिर विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान। इंडिया रैंकिंग 2021 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये IIT मद्रास को। इंडिया रैंकिंग 2021 के तहत समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में शामिल उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान कौन है? यह है IIT कानपुर जो 5वें स्थान पे है, और BHU है जो 10वें स्थान पे है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 का पहला संस्करण कब जारी किया गया? तो यह 26 अगस्त 2021 को जारी किया गया। नीति आयोग एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य 2021-22 में प्रथम स्थान पूर्वी सिक्किम जिले को मिला है। 20 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट है। तो यह रिपोर्ट है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20, ठीक है, AISHE। तो AISHE 2019-20 के अनुसार छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में प्रथम स्थान पे कौन है? तो यह है उत्तर प्रदेश। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया 3 जून 2021 को। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। SDG 2 3.0 सूचकांक को संयुक्त रूप से तैयार किया गया। तो नीति आयोग, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व संयुक्त राष्ट्र भारत के द्वारा किया गया, संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा किया गया। SDG सेकेंड 3.0 में भारत का संयुक्त स्कोर कितना रहा? यह 66 रहा। SDG सेकेंड 3.0 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम और द्वितीय स्थान पे, तो प्रथम स्थान पे केरल और द्वितीय स्थान पे तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों आएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य को SDG 2.3.0 में इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर के अंतर्गत शामिल किया गया। वह राज्य जिसने SDG 2.3.0 में 22वां स्थान प्राप्त किया तो यह है उत्तर प्रदेश। स्कोर कितना है? 60। नेक्स्ट आते हैं SDG 2.3.0 में लक्ष्य प्राप्त करता व आकांक्षी राज्यों की संख्या कोई नहीं, शून्य रहे। SDG 2.3.0 लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में स्कोर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन है? तो क्रमशः हैं ये मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लिंग आधारित संकेतकों के संकलन के रूप में वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्रालय
कौन है? यह है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। वीमेन एंड मेन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो यह है 136.13 करोड़। ठीक है, महिला जनसंख्या इसमें कितना है? 48.65% है महिला इसमें। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी देने वाला मंत्रालय कौन सा है? यह है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 30 मार्च 2021 को दिया गया। 30 मार्च 2021 को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है। ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया गया, नीति आयोग ने जारी किया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसको मिला है? कर्नाटक को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है। 16 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे ने बोगियों के आवंटन तथा लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करने वाली जिस नीति की घोषणा की है वह है लौह अयस्क नीति 2021। ठीक है, इस नीति के यह कब प्रभावी होगा? तो यह 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो गया है। नई पर्यटन नीति 2021 से 25 लागू करने वाला राज्य कौन सा है? यह है गुजरात। जनवरी में ये लागू किया है। वह रिपोर्ट जिसके अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है, तो यह है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? तो यह नवंबर 2019 में जारी किया गया था। द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 28 जनवरी 2021 को जारी किया गया और इसके अनुसार देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों जिसमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है में प्रथम स्थान कौन प्राप्त हुआ है? तो यह है महाराष्ट्र का। इसका स्कोर है 5.77। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां रहा। इसका स्कोर है 3.15। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये त्रिपुरा को मिला है 4.57 इसका स्कोर रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में महिला न्यायाधीश कितनी है? तो 29% है भारत में महिला न्यायाधीश। 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा गुजरात सरकार के द्वारा की गई। दिसंबर 2020 में IIT बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? यह मुंबई रहा। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत आन। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा विजन 2035 में भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक श्वेत पत्र जारी किया गया है। तो ये कब किया गया है? 14 दिसंबर 2020 को। 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन है? उड़ीसा है। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 14वां है। शहरी शासन सूचकांक को जारी करता है मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन ने जारी किया है। 11 नवंबर 2020 को 11वीं वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की गई। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरक्षण पहुंच केंद्र के द्वारा जारी की गई, IVSC द्वारा। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है, ये रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आयोजन कार्यक्रम स्थल। ठीक है, देखते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित 29वें हुनर हाट का विषय क्या था? यह 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक चला। इसका था विषय वोकल फॉर लोकल तथा बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, करियर चुनाव आदि मुद्दों पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों हेतु देश के मेंटर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली सरकार के द्वारा। राष्ट्रव्यापी नदु पशुपालन कार्यक्रम
का शुभ आरंभ किया गया ब्रिज घाट गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से। राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया 8 अक्टूबर 2021 को। तो किसके सहयोग से? फिक्की उत्तराखंड सरकार तथा पवन हंस लिमिटेड के सहयोग से किया गया। तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का केंद्रीय विषय क्या है? तो इंडिया @ 75, भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना तथा हवाई संपर्क बढ़ाना। केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर किसको घोषित किया गया है? तो ये चाचा चौधरी को घोषित किया गया है। नीति आयोग द्वारा 30 सितंबर 2021 को 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लॉन्च किया कार्यक्रम है। तो इसका दी स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग ने दी स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल को किनके सहयोग से किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, तीसरा है यूनिसेफ और चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया उसका नाम क्या है? तो यह है वयो नमन कार्यक्रम का। वह मंत्रालय जिसने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1GP 1BC सखी मिशन की शुरुआत की है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रारंभ पहल है शून्य अभियान। ये 15 सितंबर 2021 को किया गया। ODF स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु एक 100 दिवसीय अभियान किया गया है। यह है सुजलाम अभियान। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में सुजलाम अभियान का शुभारंभ 25 अगस्त 2021 को किया गया और किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल का क्या नाम है? इसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @ 75। 15 अगस्त 2022 भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत उत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। यह 12 मार्च 2021 को तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से किया गया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी रहेगा 15 अगस्त 2023 तक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निर्धारित 5 स्तंभ कौन से हैं? स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, ठीक है, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्रवाइयां और 75 वर्ष पर संकल्प। ये 5 हैं। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक। वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 30 जनवरी 2021 को किया गया है और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था तो 2 अक्टूबर 1994 को किया गया था। भारत में पोलियो के अंतिम मामले को दर्ज किया गया था। ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम ई-इपिक लॉन्च किया गया 25 जनवरी 2021 को किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ई-इपिक का पूर्ण नाम क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 21 से 23 जनवरी 2021 के मध्य पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कच्छ गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय बंदरगाह समीक्षा बैठक। क्या था ये? चिंतन बैठक था। असम में राज्य राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों से संबंधित कार्यक्रम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, ये 7 फरवरी 2021 को कहाँ? असोम माला। देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन क्या है? कृतज्ञ है। कृतज्ञ का अर्थ क्या है? तो KRITAGYA है। तो KRI से कृषि, TA से तकनीक और GYA से ज्ञान। ठीक है, तो इसका यही अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 से 16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, ठीक है, प्रारंभ का किया गया। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा किया गया। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में इस सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। किसका? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था ये 2021 का? तो इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय है भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर को एक साथ जोड़ना। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान 2 राज्यों में आयोजित किया गया। ये 2 राज्य कौन कौन से? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश और असम। 26 दिसंबर 2020 को इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3रा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान दिया गया। ये उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। 3रे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का विषय था क्या है? लोकतांत्रिक आम सहमति का निर्माण, वाजपेयी मार्गदर्शन। 22 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया? तो यह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2020 को हुआ था। प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिसे वर्ष 2020 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया। तो यह कौन सा था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, हिस्ट्री में आप देखते होंगे इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया? तो यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है स्थित? ये पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था वर्ष 1921 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया वर्ष 1951 में दिया गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर। ओके। 26 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया 3री वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का। री इन्वेस्ट 2020 का केंद्रीय विषय क्या? तो टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार इसका केंद्रीय विषय है। 17 नवंबर 2021 को वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट ट्रेस बाइबरी रिस्क मैट्रिक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसमें 82वां स्थान रहा। जोखिम स्कोर कितना था? 44। अब देख लीजिए, विविध है इसी राष्ट्रीय
घटनाक्रम में विविध देखते हैं। 13 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश ने जिस तितली को राज्य तितली घोषित किया वो कौन सी है? कैसर ए हिंद। इसका नाम है टिनोपाल्पस इम्पीरियलिस। 13 नवंबर 2020 को घोषित पक्के 2047 घोषणा का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। पक्के 2047 घोषणा क्या है? ये सतत विकास से संबंधित है। वह एक्सप्रेस ट्रेन जो IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। तो यह है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत की पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। दक्षिण अंडमान द्वीप समूह स्थित एक पर्वत चोटी है, तो ये कौन सी है? माउंट हैरियट। ठीक है। मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया? इसका नाम है अब माउंट मणिपुर। 16 अक्टूबर 2021 को किया गया। 14 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तीसरे कैंपस की आधारशिला रखी गई। ये कहाँ पे? तो ये धार बांदोड़ा गोवा में। ठीक है, धार बांदोड़ा गोवा में। राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात में स्थित है। वह शहर जो सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र प्रारंभ किया गया, ये 13 अक्टूबर 2021 को। और इसका क्या कहाँ पे किया गया? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए जिस उपकरण का लोकार्पण किया गया वो है जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना क्रिस्प है, CRISP-M। ठीक है, वह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया, यह है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की अब संख्या कितनी हो गई? 11 है। ठीक है, 11। वह भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह जिसने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला, यह अडानी समूह है। भारतीय रेलवे द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के लिए पहली बार संचालित लंबी दूरी की 2 मालगाड़ी कौन सी है? यह है त्रिशूल और गरुड़। वह राज्य जहां पर उड़ान योजना के तहत चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, यह महाराष्ट्र में किया गया। चीपी हवाई अड्डे को इस नाम से भी, इसको सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित होगा? यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हैंडबुक को लॉन्च किया गया है नीति आयोग एवं UNDP इंडिया के द्वारा। एक वह राज्य सरकार जिसने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यह है सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वह स्थान जहां गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, ये नोआखली बांग्लादेश में किया गया 2 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन ऐप राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया गया। ये 2 जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2021 को ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? वे भावनगर गुजरात में। नैनो तरल यूरिया विकसित करने वाली कंपनी है इफ्को। नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन ये भारत। ठीक है, भारत है। साइट्रस नींबू वर्गीय और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ICAR केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान नागपुर के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के इतने
कितने स्कूलों की सैनिक सोसाइटी से संबद्धता की मंजूरी प्रदान करी है? तो यह 100। ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन ने मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन में समता निर्माण के लिए इस किस स्थान के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया? तो ये है वास संस्थान। ठीक है, वास संस्थान के साथ। सिक्किम सरकार ने राज्य मछली किसे घोषित किया है? कॉपर महासीर को। कॉपर महासीर का स्थानीय नाम कैटली है। IUCN द्वारा कॉपर महासीर को वर्गीकृत किया गया है लुप्त प्राय श्रेणी में, इंडेजर्ड श्रेणी में। ठीक है। 14 अगस्त 2021 को उद्घाटित जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के तहत इस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह लद्दाख में। लद्दाख में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? इसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। विश्व की सबसे ऊंची मोटरयुक्त सड़क उमलिंगला दर्रा। ठीक है, उमलिंगला दर्रा। और ये कहाँ स्थित है? यह पूर्वी लद्दाख में। इसकी ऊंचाई देखिए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,300 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, 19,300 फीट। वह प्रोजेक्ट जिसके तहत उमलिंगला दर्रा रोड का निर्माण किया गया है, यह है प्रोजेक्ट हिमांक। लद्दाख द्वारा राज्य पशु हिम तेंदुओं को घोषित किया गया है। लद्दाख का राज्य पक्षी काली गर्दन वाले सारस को। IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट में हिम तेंदुओं को वर्गीकृत किया गया है सुवेद श्रेणी, वल्नरेबल। ठीक है, की श्रेणी में। IUCN रेड लिस्ट में काली गर्दन वाली सारस को इस श्रेणी में किया गया है। तो ये संकटासन श्रेणी में, नियर थ्रेटेंड में किया गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत का पहला अधिक वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ये इंदौर को घोषित किया गया है। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा स्थापित पहल जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं को एक मंच पर लाती है, यह है CEO वाटर मैंडेट। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी जो CEO वाटर मैंडेट के हस्ताक्षरकर्ता बन गई है, ये NTPC लिमिटेड है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जिसकी क्षमता है 4750 मेगावाट, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? कच्छ के रण, गुजरात में। वह ताप विद्युत संयंत्र जिसके जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, तो यह है सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र विशाखापट्टनम। IGBC हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली लॉन्च की गई है, तो यह CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा लॉन्च की गई है। मलेरकोटला 23वां जिला बना है, यह पंजाब का। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है, तो ये IIM जम्मू में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन 23 मार्च 2021 को किया गया है। वर्ष 1697 में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित हिम बस्ती गांव में आए भूकंप को इतिहासकारों ने कौन सा नाम दिया था? तो यह सदिया भूकंप का। वह संस्थान जिसके वैज्ञानिकों द्वारा हिम बस्ती गांव जो अरुणाचल प्रदेश में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप सदिया भूकंप के प्रथम भूगर्भीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के द्वारा। गुरिल्ला या जंगल युद्ध जैसे अभियानों के माध्यम से उग्रवादियों या विद्रोहियों आदि से निपटने हेतु CRPF का विशेष बल जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को भी शामिल किया गया है, यह है कोबरा। कोबरा का पूरा नाम क्या है? कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये देहरादून में। भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ किया जा रहा है PGI MER चंडीगढ़ के द्वारा। वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन
का मासिक जर्नल जिसकी स्थापना 125वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये 31 जनवरी 2021 को। तो ये जर्नल का क्या नाम था? प्रबुद्ध भारत। ठीक है। भारत के सबसे लंबे 169.35 मीटर सड़क, भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का उद्घाटन मेघालय में किया गया 22 जनवरी 2021 को। भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का निर्माण किया गया है वेहरू नदी पर। वर्ष 2013 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना तिरुवनंतपुरम केरल में की गई थी। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा लॉन्च एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर कौन सा है? धरा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने नए एम्स को स्थापना की स्वीकृति दी गई है? 22। भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना किया गया 28 दिसंबर 2020 को, और इसका संचालन कहाँ से किया जा रहा है? संगोला महाराष्ट्र से शालीमर पश्चिम बंगाल तक। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया था। यह देवलाली जो कि महाराष्ट्र में से दानापुर पटना बिहार से किया गया था। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन बरौनी से टाटानगर के मध्य किया गया था। ठीक है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यथित व्यक्तियों के लिए वेब 40 शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, यह है जूको घाटी। जूको घाटी कहाँ है? यह मणिपुर नागालैंड सीमा पर है। वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो यह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद को। नेक्स्ट है नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चिड़ियाघर, पहला चिड़ियाघर ये बन गया है। 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों एवं जीवन कार्यों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का क्या नाम है? इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, ए कोमैरेटिव वैल्यूम। 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल भुगतान ऐप डाकपे की शुरुआत की गई है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है। देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लक्षद्वीप को मिला है। वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला था। वह राज्य जहां दिसंबर 2020 में हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले सामने आने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, यह असम में। 25 नवंबर 2020 को कोविड-19 के समन के प्रबंधन का प्रयास, भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास रिपोर्ट जारी किए गए, तो ये किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। 8 नवंबर 2020 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज गठबंधन के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया। इसमें शामिल 4 शहर कौन हैं? तो यह है बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद। ठीक है, 4 शहर ये हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ये राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।